नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। ऑस्ट्रेलियाई संसद की कार्यवाही शुरू होते ही गजा पर संग्राम, इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की उठी मांग। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दी भारत को धमकी, कहा रूसी तेल लोगे तो लगाएंगे 100% टैरिफ। पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में बादल फटने से बाढ़, 5 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा टूरिस्ट्स को किया गया रेस्क्यू। बलूचिस्तान में ऑनर किलिंग के 13 आरोपी गिरफ्तार, कबीले की मर्जी के खिलाफ पुरुष से था रिश्ता, महिला को सुनसान जगह पर ले जाकर मारी गोली। ईरान ने किया सैटेलाइट ले जाने वाले रॉकेट घासेद का परीक्षण। इजराइल से जंग के बाद नई तैयारी में जुटा ईरान। और अब आज की खास खबर। ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो अपने परमाणु अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ ही उसने अमेरिका और यूरोपीय ताकतों की संयुक्त रणनीति यानी जॉइंट स्ट्रेटजी को मात देने के लिए रूस और चीन के साथ कूटनीतिक गठबंधन को मजबूत कर लिया है। सोमवार को तेहरान में तीनों देशों ईरान, रूस और चीन की हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें शुक्रवार को होने जा रही E3 यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी की मीटिंग से पहले संयुक्त रणनीति यानी जॉइंट स्ट्रेटजी पर चर्चा हुई। तेहरान में हुई ये ईरान, रूस और चीन की त्रिपक्षीय बैठक JCPOA यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को लेकर पश्चिमी दबाव का जवाब देने की दिशा में काफी अहम मानी जा रही है। ईरान ने साफ किया है कि वो अब मांग आधारित कूटनीति अपनाएगा, न कि दबाव आधारित। मांग आधारित कूटनीति का मतलब है कि जैसे भारत ये कहता है कि अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, वहीं ईरान की यूरोपीय देशों के साथ इस्तांबुल में शुक्रवार को बैठक होनी है। ये बैठक अमेरिका के परोक्ष दबाव में हो रही है, जिसमें पश्चिमी देश चाहते हैं कि ईरान को JCPOA उल्लंघन का दोषी ठहराया जाए। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री ने दो टूक कहा है कि हम संवर्धन यानी एनरिचमेंट का अपना अधिकार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अब आरोप लगाने वालों को अपने आचरण का जवाब देना होगा। ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए पश्चिमी देशों की रणनीति की बात करें तो अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी मिलकर ईरान को एक बार फिर से दोषी ठहराने की तैयारी में लगे हैं। उनकी कोशिश है कि ईरान को UN या IAEA के स्तर पर दबाव मिलाकर उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित किया जाए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे लीबिया मॉडल का नाम दे चुके हैं। ईरान जानता है कि अगर उसे JCPOA या किसी भी डिप्लोमेटिक फोरम में दबाव से बचना है तो उसे एक मजबूत रणनीतिक समर्थन हासिल करना होगा। ईरान के लिए यही भूमिका अब रूस और चीन निभा रहे हैं। ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर E3 देशों ने दबाव की भाषा अपनाई तो वो बातचीत को स्थगित कर सकता है या नया ढांचा बनाने की बात करेगा। JCPOA से अमेरिका साल 2018 में ही बाहर हो चुका है, लेकिन अब वो E3 देशों के जरिए फिर से ईरान को सीमाओं में बांधना चाहता है। रूस और चीन के समर्थन से ईरान एक ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। इजराइल की चिंता ये है कि ईरान अगर पूरी आज़ादी के साथ संवर्धन करता है तो वो जल्द ही परमाणु हथियार बनाने की तरफ बढ़ सकता है। अगर दोनों पक्षों में बात नहीं बनी तो ईरान और इजराइल के बीच दूसरे राउंड की विध्वंसक जंग शुरू हो जाएगी, जो पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसा सकती है। और अब बात रूस यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में बुधवार को तीसरे दौर की बातचीत शुरू होने जा रही है, मगर ये बातचीत शुरू होने से पहले ही रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला कर दिया है। इस हमले में 3 शहरों को निशाना बनाया गया है, जिसमें क्रामाटोर्स्क में एक 10 साल के लड़के की मौत हो गई, तो वहीं यूक्रेन के ओडेसा और सुमी में आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। रूस के इस हमले से शांति वार्ता कमजोर हो सकती है। इस हमले के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से सीधे मिलने के प्रस्ताव पर भी फिर से विचार कर रहे हैं।
पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के सबसे बड़े संघर्ष को खत्म करने के लिए आमने सामने की बैठक करने के ज़ेलेंस्की के पिछले प्रस्तावों को ठुकरा दिया है, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही थी कि दोनों नेताओं के बीच बैठक मुमकिन है। हालांकि रूस के ताज़ा हमले ने इसे एक बार फिर से खतरे में डाल दिया है। रूस के ताज़ा हमलों की जानकारी देते हुए यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री यूलिया स्विरिडेंको ने एक्स पर लिखा, यूक्रेन में आतंक की एक और रात, जब रूसियों ने हमारे नागरिकों पर मिसाइलें और ड्रोन हमले जारी रखे। पीड़ितों में बच्चे भी शामिल हैं। क्रामाटोर्स्क में एक 10 साल के लड़के की रूसी हवाई बम से मौत हो गई। ओडेसा और सुमी में आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि यूक्रेन घरेलू हथियारों का उत्पादन बढ़ा रहा है और अपने एयर डिफेंस को और मजबूत कर रहा है। इसी बीच रूस पर प्रतिबंधों को कड़ा करने की मांग भी उठ रही है। यूक्रेन की प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने सहयोगियों की तरफ से पहले ही दिए गए समर्थन के लिए उनके आभारी हैं, लेकिन इसे रोकने और लोगों की जान बचाने के लिए प्रतिबंधों को कड़ा करना होगा, मदद को तेजी से पहुंचाना होगा और दबाव कम नहीं होना चाहिए। सिर्फ निरंतर और सशक्त कार्रवाई ही रूसी आक्रमण को खत्म कर सकती है। फिलहाल इतना ही। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।